Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. Mission NEET. इसके अंडर मैं NEET aspirants के लिए लेके आई हूँ एक नई सेगमेंट NCERT स्पॉटलाइट. बायोलॉजी NCERT टेक्स्ट बुक को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. NEET 2022 और NEET 2023 के स्टूडेंट्स इससे अपना नीट एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकते बल्कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी यहाँ से कर सकते हैं. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे. एनसीईआरटी स्पॉटलाइट के अंडर मैं डिस्कस करने वाली हूँ ना सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12 की टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन चैप्टर्स बल्कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट टेबल्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं. आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ क्लास 11 से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1. लेट्स स्टार्ट विद आवर एनसीईआरटी अंडर NCERT स्पॉटलाइट. क्लास 11 का चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं. फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि मेजर कंपोनेंट्स फूड के क्या हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. और इसके साथ साथ अगर 5 कंपोनेंट्स पूछ लिए जाएं तो विटामिन्स और मिनरल्स को भी हम ऐड कर देंगे. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज. फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो टिश्यूज की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है. द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. इस लाइन को ध्यान से पढ़ें कि वाटर का क्या रोल है हमारी लाइफ में. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो वाटर की वजह से होती ही होती हैं, साथ के साथ ये बॉडी की डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करता है. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. इसमें मैक्रो का क्या मतलब हुआ? Large molecules. Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. Food में जो molecules होते हैं वो बड़े molecules होते हैं. As such उन्हें body में utilize नहीं किया जा सकता उनकी original form में. सो उनको तोड़ने की जरूरत पड़ती है, ब्रेकिंग डाउन की जरूरत पड़ती है. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called डाइजेशन. बच्चों बहुत ध्यान से आपने समझना है कि डाइजेशन प्रोसेस होती क्या है. कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनको सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो इजीली हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब हो पाए. इस पूरी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं. एंड डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड. प्रोसेस डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है. डिफरेंट मेथड्स उसमें अप्लाई होते हैं. मैकेनिकल मेथड्स यानी कि कोई मशीन चलती है, चर्निंग होती है फूड की. हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एक एब्सॉर्बेबल फॉर्म में आ जाए उसके लिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम में मशीन लगी हुई है. तो वो मशीन क्या करती है? फूड पार्टिकल्स को तोड़ती है, ब्रेक करती है. कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं. तो इस तरह से 2 मेथड्स अप्लाई होते हैं. एक तो हो गया मैकेनिकल और दूसरा बायोकेमिकल. तो ये दोनों मेथड्स को यूज करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या ऑर्गन्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड glands. Let's discuss alimentary canal. Alimentary canal begins with an anterior opening the mouth and it opens out posteriorly through the anus. इसको अच्छे से जानने के लिए ये फिगर अपनी एनसीईआरटी बुक में ओपन कर लें. आप यहाँ देख सकते हैं माउथ से ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है और फिर एनस पे जाके ये
खत्म होती है। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ किस में ओपन होता है? बकल कैविटी में। उस बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं। सो यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आ जाता है, देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ क्या होता है? माउथ एक ओपनिंग होती है, ट्रांसवर्स स्लिट होती है अपर लिप और लोअर लिप के बीच में। लेकिन बकल कैविटी क्या होती है? उसके अंदर का जो एरिया होता है, जब माउथ को क्रॉस करके अंदर अगर हम माउथ ओपन करें तो उसके अंदर जो दिखाई देता है पोर्शन, दैट इज बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। तो इस चीज को ध्यान से समझना है आपको। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? जब आप माउथ को वाइड ओपन करते हैं तो क्या दिखाई देता है बच्चों? दिखाई देते हैं टीथ, दिखाई देती है मस्कुलर टंग। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन होती है, उसके अंदर हर सॉकेट के अंदर एक टूथ एम्बेडेड होता है। बुक में जल्दी से 16.2 फिगर को ओपन करें और ध्यान से देखें उसे। इस फिगर को ध्यान से देखें। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉकेट्स बनी हुई हैं। हर सॉकेट में एक एक टूथ एम्बेडेड होता है। इस टाइप की डेंटिशन को कहते हैं थेकोडोंट। फिर से हम अपने चैप्टर पे आते हैं, अपनी बुक की लाइंस को रीड करते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड thecodont. Majority of mammals, including human being, forms two sets of teeth during their life. A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. एक ह्यूमन की पूरी लाइफ टाइम में दो तरह के टीथ आते हैं, टेम्परेरी मिल्क टीथ या फिर उन्हें डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। डेसिडुअस कहते हैं क्योंकि वो टीथ झड़ जाते हैं, नए टीथ परमानेंट टीथ आते हैं जो कि एडल्ट टीथ कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। डाई मतलब दो बार जो टीथ आते हैं एक ह्यूमन के लाइफ टाइम में, उस डेंटिशन को कहते हैं Diphyodont. An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 different types. अब 4 तरह के टीथ होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होता है। क्योंकि 4 टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसलिए हेट्रोडोंट डेंटिशन कहा जाता है। अभी तक हमने 3 टर्म्स डिस्कस की। पहली थेकोडोंट, देन डाइफायोडोंट एंड थर्ड वन इज हेट्रोडोंट। ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं। तो 4 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनकी एब्रेविएटेड फॉर्म किस तरह से होती है? इंसाइजर्स को आई से रेफर किया जाता है, कैनाइन्स को सी से, प्रीमोलर्स को पीएम एंड मोलर्स को M. Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order I, C, P, M, M is represented by a dental formula which in human is 2123 upon 2123. अब इस डेंटल फॉर्मूला को भी समझ लो। इसमें 2 इंसाइजर्स हो गए, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर। अपर हाफ जॉ में 2123 टीथ हो गए एंड लोअर हाफ जॉ में 2123 टीथ हो गए। इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को कहा जाएगा डेंटल फॉर्मूला। एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं, उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। अगर हम किसी बच्चे की बात करें, एक चाइल्ड की बात करें, उसमें 20 टीथ होते हैं जो कि उसके मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ होते हैं। उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 212 अपॉन 212। अगर किसी 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड की बात करें, क्योंकि थर्ड मोलर 18 ईयर्स के बाद ही इरप्ट होता है, इसलिए 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है 2122 अपॉन 2122। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। दांतों के जिस सरफेस से हम फूड को चबाते हैं उसे इनेमल कहते हैं। जो हमारा व्हाइट टीथ दिखाई देते हैं, that is made up of enamel. Helps in the mastication of food. The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. एक skin fold के साथ oral cavity के floor से attached होती है tongue. The upper surface of the tongue has small projections called
पेपिली, ऊपर के सरफेस पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें पेपिली कहते हैं, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, और कुछ पेपिली के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं। अगर आप टंग के बारे में या बकल कैविटी के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, वहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिक्स व्हिच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. The esophagus and the trachea, that is windpipe, open into the pharynx. फूड ओरल कैविटी से आगे जाता है तो वो फेरिक्स में पहुंचता है, जो कि एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। फूड जाता है इसोफेगस में और एयर जाती है ट्रैकिया में, जिसे विंडपाइप कहते हैं। तो ये दोनों फेरिक्स में ओपन होते हैं। उनके ऊपर एक कार्टिलेजस फ्लैप वहां पे होता है एपिग्लॉटिस, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं और उसके ऊपर एक फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, जिसकी वजह से फूड विंड पाइप में नहीं जाता। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तब फूड विंड पाइप में नहीं जाता। The esophagus is a thin long tube which extends posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure, stomach. Esophagus एक पतली लंबी ट्यूब होती है जो कि नेक और थॉरिक्स को पास करते हुए पीछे की तरफ ओपन होती है एक जे शेप्ड बैग में, जिसे कि हम स्टमक कहते हैं। लेट्स लुक एट द फिगर हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो माउथ के बाद फेरिक्स, फेरिक्स के बाद ये इसोफेगस होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी और इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इन दो कैविटीज को सेपरेट कौन सी मेम्ब्रेन कर रही है? डायाफ्राम। तो इसको हाईलाइट कर ले कि डायाफ्राम क्या होता है। डायाफ्राम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल। फूड इसोफेगस से कहां पहुंच जाता है? स्टमक में। A muscular sphincter, gastroesophageal sphincter, regulates the opening of esophagus into the stomach. एक muscular sphincter जिसे gastroesophageal sphincter कहते हैं, वो esophagus की opening पर होता है जो कि stomach में open होती है। The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity has four major parts: a cardiac portion into which the esophagus opens, a fundic region, body main central region and a pyloric portion which opens into the first part of small intestine. यहाँ पे आप देख सकते हो esophagus open होता है स्टमक में। स्टमक के इस अपर पार्ट को कहते हैं फंडस, देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक एंड दिस मिडल पोर्शन इज कॉल्ड एज बॉडी। उसका एंडिंग पार्ट जो होता है उसे कहते हैं पिलोरिक, और ये ओपन अप होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। इन केस आप स्टमक की भी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो पिलोरिक पोर्शन होता है स्टमक का, that opens into the first part of small intestine. First part of small intestine क्या होता है? C-shaped duodenum. Small intestine is distinguishable into three regions: a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion duodenum and a highly coiled इलियम। तो तीन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। इनिशियल पार्ट इज ड्यूडेनम, उसके बाद मिडल पार्ट होता है जो काफी क्वाइल्ड होता है और लंबा होता है जिसे कि ड्यूडेनम कहते हैं, और एंड में हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है जिसे इलियम कहते हैं। So the opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको इस फिगर में बताया, यहाँ आप देख सकते हो कि इसोफेगस ओपन अप होती है स्टमक में। यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो कि फूड को ऊपर की तरफ नहीं जाने देता। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पिलोरिक स्फिंक्टर। इस पिलोरिक पोर्शन पे एक पिलोरिक स्फिंक्टर होता है जो कि फूड को पीछे की तरफ स्टमक में नहीं आने देता। जब एक बार फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश हो जाता है, पिलोरिक स्फिंक्टर उसे वापस स्टमक में नहीं आने देता। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट्स ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो फिर से हम ऊपर फिगर में देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टमक पार्ट हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया ड्यूडेनम, और इसके बाद ये क्वाइल्ड पार्ट आ जाता है जिसे कि हम ज्यूजेनम कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट जिसे कि हम
इलियम कहते हैं। ये ओपन अप होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट को कहते हैं सीकम और फिर स्टार्ट हो जाता है कोलोन, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के बाद होता है सिग्मॉइड कोलोन एंड देन पोर्शन आता है रेक्टम। रेक्टम के एंड पार्ट पे जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं इनस। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड rectum. Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा पार्ट होस्ट करता है, तो वो पार्ट होता है cecum. A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the सीकम। फिर से यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा होता है, वो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि सीकम से अराइज हो रहा होता है। अब आपको अगर वेस्टिजियल ऑर्गन का पता है तो जल्दी से उसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में दे। सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मॉइड कोलोन। जैसे कि मैंने फिगर को डिस्क्राइब करते हुए आपको बताया कि 4 पार्ट्स होते हैं कोलोन के। असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ट्रांसवर्स जो लेफ्ट साइड को जाता है, डिसेंडिंग पार्ट जो नीचे की तरफ आता है और कोलोन का एंड पॉइंट होता है जिसे कि हम सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। The descending part opens into the rectum which opens out through the anus. Rectum के end पे होती है opening anus. The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है उसकी 4 लेयर्स होती हैं। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ 16.4। आप बुक में अपनी ये फिगर ओपन करें और इसे ध्यान से देखें। इसकी 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? आउटर मोस्ट वन सिरोसा, उसके बाद होती है मस्कुलरिस, थर्ड लेयर होती है सबम्यूकोसा और फोर्थ लेयर होती है म्यूकोसा, और उसके अंदर जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। इस कैविटी के अंदर ही फूड ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक मूव होता चला जाता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बुक में क्या गिवन है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स, नेमली सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। इसे हाईलाइट कर ले। 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि इन 4 लेयर्स का सीरीज क्या होता है। आउटर मोस्ट वन होती है सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, submucosa, then mucosa is the internal lining. Serosa is the outermost layer and is made up of a thin mesothelium epithelium of visceral organs with some connective tissues. Muscularis is formed by smooth muscles. Smooth muscles का बनी होती है ये layer, usually arranged into an inner circular and an outer longitudinal layer. और कई बार तीसरी layer भी होती है, an oblique muscle layer may be present in some regions. The submucosal layer is formed of loose connective tissues containing nerves, blood and lymph vessels. Submucosa layer बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, उसके अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। तो ड्यूडेनम पार्ट जो होता है उसके अंदर सबम्यूकोसल लेयर में ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहा जाता है। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। इनरमोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा और उसके अंदर जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। दिस लेयर फॉर्म्स irregular folds ruggy in the stomach. स्टमक के अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं, कन्वर्जन्स होती हैं, उन्हें रगी कहते हैं जो फूड की चर्निंग में हेल्प करते हैं। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। फिगर 16.5 पे जाएं और देखें, ये एक विली का स्ट्रक्चर शोन है। यहाँ पे यू मे सी हेयर दिस इज विली। ये जो पार्ट शोन है इसे कहेंगे हम विली और इसके ऊपर माइक्रोविली होते हैं, ब्रशिंग का काम करते हैं, फूड को आगे मूव करने का काम करते हैं। लेट्स रीड अबाउट इट। द सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस
numerous microscopic projections called microvilli, giving a brush border appearance. So these modifications increase the surface area enormously. तो ये जो modifications होती हैं एक lining के ऊपर, एक बिल्कुल smooth lining भी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर ये कुछ projection आ गए finger like जिन्हें विली कहते हैं, और विली के ऊपर फिर छोटे छोटे माइक्रोविली होते हैं, तो फिर और प्रोजेक्शंस आ गई, वो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड अच्छे से हो जाती है intestinal part में। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called lacteal। ब्लू कलर की वेन्स होती हैं, रेड कलर की आर्टरीज। ये जो येलो कलर्ड ट्यूब दिखाई दे रही है दैट इज lacteal, which is a lymph vessel. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. यहाँ पे आउटर लाइनिंग में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया, गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और वो म्यूकस किस में हेल्प करता है? वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन, जिसे कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। All the 4 layers show modifications in different parts of the alimentary canal. ये चारों layers में बहुत सारी modifications होती हैं alimentary canal के different parts पे। उनके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे lectures को देखें और डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द स्लाइवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड द पेनक्रियाज। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर and pancreas. Saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary glands, parotids जो cheeks में present होते हैं, submaxillary और submandibular जो कि lower jaw पे present होते हैं, and sublinguals जो कि टंग के नीचे होते हैं। So these glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. इन glands का main function क्या होता है? ये saliva भेजते हैं towards the buccal cavity. Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in an adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes. Liver को largest gland कहा जाता है human body का, और इसका weight around 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है और abdominal cavity में situated होता है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि abdominal cavity diaphragm के नीचे की कैविटी होती है, लिवर के 2 लोब होते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर containing hepatic cells arranged in the form of cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि hepatic lobules क्या होते हैं? Hepatic lobules are the structural and functional units of liver. इनमें hepatic cells arrange होते हैं कॉर्ड्स की फॉर्म में, और हर लोब्यूल एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर्ड होता है जिसे ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये नाम आपने नहीं भूलना है, ग्लीसन्स कैप्सूल। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in the thin muscular sac called the gallbladder. बाइल हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू गॉल ब्लैडर में पहुंचता है और वहां पे स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक duct along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct. आप जैसे इस फिगर में देख सकते हो, लिवर से ये 2 डक्ट्स आ रही हैं, राइट लोब से और लेफ्ट लोब से, जो कि बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर गॉल ब्लैडर से ये एक डक्ट आ रही है जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये ओपन अप होती है जाके ड्यूडेनम में। कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके कंबाइन होती है पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ और बनाती है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसके बारे में रीड कर लेते हैं। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पे जो स्फिंक्टर बाइल को ड्यूडेनम में जाने के लिए कंट्रोल करता है, उस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ
OD। अब बात कर लेते हैं पेनक्रियाज के बारे में। द पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड both exocrine and endocrine elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum। ये C-shaped duodenum है और यहाँ पे स्टमक होता है। स्टमक के पीछे ये पेनक्रियाज एक येलो कलर्ड ऑर्गन होता है जिसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक्सोक्राइन सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स। द एक्सोक्राइन पोर्शन secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes and the endocrine portion secretes hormones इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट करता है अल्कलीन पेनक्रियाटिक जूस जिसमें के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट करता है हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इंसुलिन जो कि शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, ग्लूकेगोन जो कि शुगर लेवल्स को इंक्रीज करता है। ये था पार्ट 1 डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन से। जल्दी लेके आ रही हूँ पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी का चैप्टर। जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। Press the bell icon for the notifications.